भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस का ही फुल फॉर्म क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसका अर्थ है कि जो सरकारी कामकाज और नागरिकों को दी जाने वाली सेवाएं और सूचनाएं हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। संचार प्रौद्योगिकी के बारे में हम पहले इस चैप्टर के पहले पढ़ चुके हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है स्मार्ट गवर्नेंस की स्थापना करना। और इस स्मार्ट वर्ड में जितने भी आपके लेटर्स यूज हुए हैं, इनका एक स्पेसिफिक या विशिष्ट मतलब है, ठीक है। और ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्मार्ट गवर्नेंस है उसमें यस लेटर का क्या अर्थ है, या यम लेटर का क्या अर्थ है, ए का क्या अर्थ है, आर का क्या अर्थ है, या आपसे टी का भी पूछ सकता है, जो भी पूछे हम पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं ना। यस लेटर का क्या अर्थ है, तो यस लेटर का अर्थ है सिंपल या सरल गवर्नेंस। फिर एम से आपका हो जाता है मोरल या नैतिक। फिर ए से आपका होता है अकाउंटेबल, ठीक है, कोई ना कोई जवाबदेही होगी सरकार की इसके लिए। और आर से क्या होगा, रिस्पॉन्सिव, ठीक है, सरकार ही इसके लिए उत्तरदायी भी होगी। उसके बाद टी से क्या आ जाता है आपका, ट्रांसपेरेंट, यानी जो भी आपका नियम कानून बनेगा ई गवर्नेंस के अंदर वो कैसा होना चाहिए, तो पारदर्शी होना चाहिए या ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यस से आपका सिंपल हो गया, एम से मोरल हो गया, ए से क्या हो गया अकाउंटेबल, आर से हो गया आपका रिस्पॉन्सिव, और टी से क्या हो गया ट्रांसपेरेंट। सरल, नैतिक, जवाबदेही, उत्तरदायी और पारदर्शी, इनके हिंदी मतलब हो गए, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप अच्छे से याद रखोगे, डायरेक्ट इससे एग्जाम में सवाल बनेगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं ई गवर्नेंस के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, ठीक है, पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है, पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। तो इसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं, इन चारों प्रमुख स्तंभों के बारे में हमको बात करनी है। पहला तो क्या हो गया, पहले होते हैं लोग या पीपल, ठीक है, जो इस प्रणाली का उपयोग करेंगे, यानी नागरिक और सरकारी कर्मचारी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आती है प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है, कार्य करने के तरीकों को सरल और पारदर्शी बनाना, कार्य करने के तरीके को सरल और पारदर्शी बनाना। फिर आता है आपका प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी, इसमें इंटरनेट का उपयोग होगा, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं संसाधन की या रिसोर्सेज की, इसमें क्या क्या लगेगा, समय, धन और जनशक्ति का सही प्रबंधन, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, 4 प्रमुख स्तंभ हो गए, कौन, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज। आगे बात करते हैं, आगे आपका आ जाता है ई गवर्नेंस के मॉडल या प्रकार। इसके कितने प्रकार हैं, पहला प्रकार है आपका G2C। जी से क्या हो गया आपका गवर्नमेंट, और सी से आपका क्या हो गया सिटीजन, सरकार से नागरिक, ठीक है, गवर्नमेंट से सिटीजन या सरकार से नागरिक। इसमें क्या है, सरकार सीधे नागरिकों को सेवाएं देती है, जैसे ऑनलाइन बिल का भुगतान करना है, जन्म या मृत्यु का आपको प्रमाण पत्र चाहिए, ऑनलाइन पासपोर्ट हो गया, और बहुत सी सारी चीजें जो डायरेक्ट आप अप्लाई करके बनवा सकते हो ना। फिर आता है G2B, यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यापार, सरकार से क्या व्यापार, यह व्यापारिक वर्ग को दी जाने वाली सेवाएं हैं, जैसे ई टेंडरिंग, लाइसेंस पंजीकरण, GST रिटर्न दाखिल करना, ये सब सारी चीजें आप आज ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर आगे बात करते हैं ई गवर्नेंस के मॉडल के बारे में, अभी बात कर रहे थे हम, उसका तीसरा प्रकार क्या है या मॉडल क्या है, तो G2G, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब ये क्या है आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये है क्या है, सरकार से सरकार। इसमें क्या होता है, एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग या केंद्र सरकार राज्य सरकार से डेटा साझा करती है, यानी एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग से डाटा साझा करेगा, या कोई गवर्नमेंट निकाय है, ठीक है, कोई सरकारी विभाग है आपका, वो दूसरे सरकारी विभाग से डेटा साझा करेगा। ये किसके अंतर्गत आता है आपका, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी G2G। फिर आपका आता है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी सरकार से कर्मचारी, सरकार से कर्मचारी, सरकारी संस्थाओं में काम कर रहे कर्मचारी, या सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच, या सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच का संवाद है, जैसे क्या है आपका ऑनलाइन पेरोल, यानी वेतन, PF हो गया आपका, प्रोविडेंट फंड की जानकारी, या ई ट्रेनिंग, ये सब सारी चीजें आपकी क्या हो गई, किसके अंतर्गत आ गई, तो G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय के अंतर्गत आ गई, ठीक है। तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब सारी चीजें कि G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है। फिर बात करें भारत में ई गवर्नेंस का विकास कैसे हुआ है। 1970 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग
डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या की थी, स्थापना की थी। तो किस सन में, 1970 में। फिर 1977 में क्या होता है, 1977 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब होती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपसे। ठीक है, कि ये स्थापना कब हुई थी NIC की, तो 1977 में हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, भारत में ई गवर्नेंस की नींव रखी गई थी। फिर बात करते हैं 1980 के दशक में सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए NIC नेट लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, तो 1980 के दशक में। आगे बात करें तो 1999 में सूचना प्रौद्योगिकी या IT मंत्रालय का गठन किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, IT मंत्रालय का गठन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है किस सन में हुआ था, तो 1999 में हुआ था। ठीक है, ये सारी जानकारी आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजनाओं के बारे में, कौन कौन सी योजनाएं चलाएगी। पहले तो बात कर लेते हैं शुरुआत की ना, शुरुआत कब हुई, तो 18 मई 2006 को केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, फिर इसका विजन क्या था, सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी की पहुंच में और उनके इलाके या गांव कस्बे तक पहुंचाना इसका विजन था। ठीक है, फिर इसमें कुल 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट शामिल किए गए थे। कितने मिशन मोड प्रोजेक्ट शामिल किए गए थे, तो 31, इनकी कुल संख्या 31 थी। इसके 3 मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके 3 मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला तो है स्वान। स्वान का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछता है, स्वान का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो स्टेट वाइड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, फिर SDC की बात कर लें, स्टेट डाटा सेंटर है ये। फिर CSC, ये है आपका कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा केंद्र, जहां आप लोग जाते हो आधार कार्ड बनवाने या बहुत सारी चीजें करने, पैसा निकालने, अंगूठा लगा के, वो सब सारी चीजें कहाँ होती हैं आपकी, तो यही होती हैं जन सेवा केंद्र पे। फिर आगे बात करें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की, कौन कौन से कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं और ये कब लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च हुआ था आपका 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था, तो 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। फिर उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। क्या उद्देश्य था इसका, तो भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज के रूप में बदलने का प्रयास किया गया था और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का प्रयास किया गया था। ठीक है, दृष्टिकोण क्या थे, विजन एरियाज क्या क्या थे इसके, तो पहला ये था कि हर नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास, मांग पर शासन और सेवाएं होनी चाहिए। ठीक है, मांग पर शासन और सेवाएं होनी चाहिए। फिर नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना चाहिए। नागरिकों का क्या करना है, तो डिजिटल सशक्तिकरण करना इसका क्या था, एक प्रमुख विजन था। आगे बात करते हैं डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि डिजिटल इंडिया में कितने स्तंभ है, तो 9 स्तंभ है। आपको 9 याद नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए कि डिजिटल इंडिया में कितने स्तंभ है, तो 9 स्तंभ है। ये बात कर लेते हैं। पहला है आपका ब्रॉडबैंड हाईवे। ठीक है, ब्रॉडबैंड हाईवे। दूसरा क्या है आपका, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच, सभी लोग मोबाइल की कनेक्टिविटी तक पहुंच जाएं, इसका एक स्तंभ ये भी है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पब्लिक इंटरनेट एक्सप्रेस प्रोग्राम। चौथा है आपका ई गवर्नेंस, यानी प्रौद्योगिकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार में सुधार। फिर ई क्रांति की बात कर लें, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। ठीक है, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ई क्रांति है। जैसे आज सारी चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई भी आपको अपना क्या बनवाना है, डॉक्यूमेंट बनवाना है, तो लगभग सारे डॉक्यूमेंट आज ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई हो सकते हैं। तो ये क्या है, ई क्रांति का एक एग्जाम्पल हो गया आपका। ठीक है, सभी के लिए सूचना। फिर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, यानी मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया। नौकरियों के लिए IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। ठीक है, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। ये क्या हो गए, आपके 9 स्तंभ हो गए। ये क्या है, आपके 9 स्तंभ हो गए। ये नहीं भी याद है तब भी काम चलेगा, लेकिन इतना याद होना चाहिए कि डिजिटल इंडिया के कुल 9 स्तंभ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, भारत के प्रमुख ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। ठीक है, राज्य स्तर पर भारत के प्रमुख ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। ठीक है, पहला है भूमि। ठीक है, कर्नाटक सरकार का भूमि रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत करने का प्रोजेक्ट था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भूमि प्रोजेक्ट किस
राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए कर्नाटक। फिर हम बात करते हैं ज्ञानदूत की। ज्ञानदूत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि यह मध्य प्रदेश के धार जिले से शुरू हुआ था सन 2000 में। ठीक है, ज्ञानदूत मध्य प्रदेश के धार जिले से शुरू हुआ था, और इसमें क्या था कि ग्रामीणों को कृषि और बाजार की जानकारी देने के लिए। ठीक है, ज्ञानदूत कहाँ कहाँ की सरकार ने इसको लॉन्च किया था? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। फिर आप बात करें ई सेवा की, तो ई सेवा को लॉन्च किया था आपकी आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार का प्रोजेक्ट था ये, जहां नागरिक एक ही जगह विभिन्न बिलों का भुगतान कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां अलग अलग तरीके के बिल्स का आप पेमेंट कर सकते हो। तो इसको किसने लॉन्च किया था? तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ई सेवा नाम था इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा, ई सेवा आंध्र प्रदेश, ज्ञानदूत मध्य प्रदेश, और भूमि कहाँ का? तो कर्नाटक का। आगे बात करते हैं ई मित्र के बारे में। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की योजना थी। राजस्थान सरकार का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का क्या नाम था? तो ई मित्र नाम था। फिर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स किस सरकार की योजना थी? तो ये थी आपकी केरल की। याद रखिएगा, फ्रेंड्स कहाँ की? तो केरल सरकार का प्रोजेक्ट था ये। इसमें क्या था कि नागरिकों को टैक्स और बिल का भुगतान करने में आसानी हो, इसके लिए ये बनाया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स मतलब फास्ट, रिलायबल, इंस्टेंट, इफिशियंट नेटवर्क फॉर डिसबर्समेंट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये कहाँ का था? फ्रेंड्स कहाँ का था? तो केरल का था। फुल फॉर्म नहीं भी याद है तब भी चलेगा, लेकिन कहाँ का, किस गवर्नमेंट का था, ये याद होना बहुत जरूरी है। तो कहाँ का था? तो केरल का राज्य का था। तो फिर खजाने की बात कर लें। खजाने कहाँ की सरकार ने चलाया था? ये कर्नाटक सरकार का ट्रेजरी कंप्यूटरीकरण प्रोजेक्ट था। ठीक है, और यह क्या है? तो G2G का उदाहरण है। ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का उदाहरण है। ठीक है, खजाने कहाँ का? तो कर्नाटक का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है आपका? उत्तर प्रदेश के ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है आपका, तो याद रखना जरूरी है। लोकवाणी, लोकवाणी कहाँ का था? तो उत्तर प्रदेश का था। सीतापुर जिले से 2004 में शुरू किया गया था। ठीक है, जहां क्या था कि जहां नागरिक अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं और भूमि रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म था आपका? तो लोकवाणी था। फिर ई साथी की बात कर लें। ई साथी की बात कर लें। ई मित्र आपका राजस्थान का है, याद रखिएगा, ई मित्र आपका राजस्थान का है, लेकिन ई साथी आपका कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। आय, जाति, निवास आदि प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने का पोर्टल है। कौन सा? तो ई साथी। फिर बात करें हम निवेश मित्र की, तो ये भी आपका कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। और ये क्या था कि उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो वाली क्लियरेंस सिस्टम थी ये, गवर्नमेंट टू बिजनेस। फिर आपका एक आखिरी है क्या? कोशावाड़ी, यूपी सरकार का वित्तीय और तिजरी प्रबंध का पोर्टल है कोशावाड़ी या कोशवाणी। ठीक है, तो ई साथी आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का, लेकिन ई मित्र राजस्थान का है। फिर केंद्र सरकार के प्रमुख मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल्स की बात कर लेते हैं। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। उमंग। ठीक है, उमंग का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा। उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, आप बता दीजिए। तो ये क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, यह एक मास्टर ऐप है जहां 1000 से अधिक सरकारी सेवाएं, जैसे पैन हो गया, ईपीएफ हो गया, आधार, गैस बुकिंग, एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो उमंग। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। फिर एक आप आता है डिजी लॉकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, डिजी लॉकर क्या काम करता है? यह एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है, यानी इस पे चीजें स्टोर होती हैं आपकी। और कौन सी चीजें स्टोर होती हैं? तो नागरिकों के महत्वपूर्ण दस्तावेज। ठीक है, जैसे मार्कशीट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। ये IT एक्ट 2000 सन 2000 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, कि डिजी लॉकर आपका किस एक्ट के अंतर्गत आता है? तो IT एक्ट सन 2000 के अंतर्गत आता है, इसको मान्यता मिली है। जैसे आप कभी भी बाइक चलाते समय आपको कोई पुलिस वाला रोकता है और आपसे लाइसेंस वगैरह पूछता है, अगर आपके पास लाइसेंस उस समय नहीं मौजूद है, तो आप अपने फोन पे डिजी लॉकर खोल के उनको अपना लाइसेंस दिखा सकते हैं। ये पूरी तरीके से वैध है। ठीक है, केंद्र सरकार के प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल। और आगे बात करते हैं, तो एक आपका पोर्टल है प्रगति। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, क्या? कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, इसका क्या है? तो फुल फॉर्म है प्रगति का। ठीक है, यह प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न सरकारी परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म है। अलग अलग
परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था केंद्र सरकार ने, उसका क्या नाम था, प्रगति। और प्रगति का फुल फॉर्म क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेशन, ये याद रखिएगा, ठीक है। माई गवर्नमेंट, ठीक है, या माई जीओवी के नाम से एक प्लेटफॉर्म है। या क्या काम करता है, यह सरकार और नागरिकों के बीच जन भागीदारी बढ़ाने वाला पोर्टल है। और ये लॉन्च कब हुआ था, तो सन 2014 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था, तो सन 2014 में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बात करें तो ई प्रणाम क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण ढांचा है। ये डिजिटल पहचान प्रमाणित करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ई प्रणाम नहीं, ई प्रमाण ये क्या करता है आपका, डिजिटल पहचान प्रमाणित करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ई प्रमाण का। आगे बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में ई गवर्नेंस। पहले बात कर लेते हैं कृषि और फिर शिक्षा की बात करेंगे, ठीक है। कृषि में क्या क्या है आपका, ई नाम, राष्ट्रीय कृषि बाजार, पूरे भारत की मंडियों को जोड़ने वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कौन, तो ई नाम, ठीक है। फिर आपका आता है किसान सुविधा ऐप, इसमें क्या आपको मौसम, बाजार मूल्य और बीजों की जानकारी के लिए ये प्लेटफॉर्म है। फिर शिक्षा में बात करें तो आपका आता है स्वयं प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन फ्री कोर्सेज के लिए पोर्टल है, ठीक है। इस पे अलग अलग आपके कोर्सेज मिल जाएंगे शिक्षा के लिए, और वो सब फ्री में होते हैं। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है आपका, तो स्वयं प्लेटफॉर्म है। फिर आपका आता है ई पाठशाला, ये क्या काम करता है, ये एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों का डिजिटल रूप में, एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों को डिजिटल रूप में अवेलेबल कराने का काम कौन करता है, तो ई पाठशाला, ठीक है। इस पे आपको एनसीईआरटी की सभी पुस्तकें मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य में, ठीक है। पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, फिर न्याय की बात करते हैं, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में कौन सा है आपका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ई संजीवनी, ठीक है। ई संजीवनी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये किस क्षेत्र का है, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र का है। स्वास्थ्य मंत्रालय का राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन पोर्टल है, जहां डॉक्टर से वीडियो कॉल पर आप परामर्श ले सकते हैं। फिर आपका आता है कोविड-19 टीकाकरण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म था ये, ठीक है। फिर आपका आता है न्याय के बारे में बात कर लें तो ई कोर्ट्स, ये याद रखिएगा, जरूरी है, ठीक है। ई कोर्ट्स में क्या है कि अदालतों के जो कामकाज हैं उनको क्या करना है, तो उनको कंप्यूटरीकृत करना, ठीक है, और मामलों की ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराना, किसका काम है, तो ई कोर्ट्स का काम है। अब देखो एम गवर्नेंस, और एम गवर्नेंस में एम का क्या मतलब है, तो मोबाइल है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। एम गवर्नेंस में एम का क्या मतलब है, तो मोबाइल है, या मोबाइल गवर्नेंस में बोलते हैं इसको। मोबाइल फोन और वायरलेस तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना किसका काम, क्या कहलाता है, तो एम गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस कहलाता है। क्या, कि मोबाइल फोन और वायरलेस तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना। चूंकि भारत में मोबाइल धारकों की संख्या कंप्यूटर लैपटॉप वालों से कहीं अधिक है, इसीलिए ई गवर्नेंस की सफलता के लिए एम गवर्नेंस, जैसे उमंग हो गया आपका, एम परिवहन, सबसे प्रभावी टूल है। आगे बात करते हैं तो सीएससी की बात करते हैं, जन सेवा केंद्र की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो कॉमन सर्विस सेंटर, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा ना। यह डिजिटल इंडिया और एनईजीपी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उद्देश्य क्या था इसका, इसका उद्देश्य क्या था या क्या है उद्देश्य, तो ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों जहां इंटरनेट घर घर नहीं है, में नागरिकों को एक ही छत के नीचे डिजिटल सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंकिंग उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। किसका, तो एम गवर्नेंस का, या मोबाइल गवर्नेंस, सॉरी सीएससी का, ठीक है, सीएससी का, जन सेवा केंद्र का। भारत में वर्तमान में 5 लाख से अधिक सीएससी कार्यरत है, ठीक है। 5 लाख से अधिक जन सेवा केंद्र इस समय भारत में कार्य कर रहे हैं लगातार, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हमारा आ जाता है आधार और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ठीक है, डीबीटी इसको बोलते हैं ना। आधार और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की बात कर लेते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। आधार की बात करें, आधार की बात करें तो यह 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान नंबर है, जो ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा आधार है, ठीक है। सबके पास अलग अलग आधार कार्ड संख्या होती है, जिससे अलग अलग व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। ये क्या है आपका विशिष्ट पहचान नंबर, इसीलिए बोला गया है, ठीक है, स्पेसिफिक आइडेंटिटी नंबर है, यानी, है ना, ठीक है। तो ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा आधार, इसको या बैकबोन बोला जाता है किसको, तो आधार कार्ड को। और
इसको संचालित कौन करता है? तो UIDAI, ठीक है, याद रखिएगा UIDAI। फिर DBT आपका क्या हो जाता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये क्या कैसा कि सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, PM विकास, गैस सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थियों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में भेजना, इसका क्या है? इसका काम है किसका? तो DBT का, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और इससे बिचौलियों यानी मिडिलमैन और भ्रष्टाचार का अंत हुआ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हुआ है? तो बिचौलियों और भ्रष्टाचार का अंत हुआ है किससे? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। अब गवर्नमेंट आपका पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में इसके द्वारा भेज सकती है। फिर ई गवर्नेंस के लाभ की बात कर लें, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके ई गवर्नेंस के? तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है? तो पारदर्शिता, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही में कमी आई है इसके माध्यम से। फिर समय और पैसे की बचत हुई है, दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली है। सेवाओं की तेज डिलीवरी, ऑनलाइन होने से कार्य तेजी से होता है। फिर पर्यावरण के अनुकूल, यानी कागज पेपरलेस काम हो रहा है ना, तो इसके लिए पर्यावरण के अनुकूल भी है। जन भागीदारी, ठीक है, पार्टिसिपेशन, यानी नागरिकों का सरकार के साथ सीधा संबंध बनता है किससे? तो ई गवर्नेंस। ये क्या हो गए आपके ई गवर्नेंस के कुछ लाभ हो गए। आगे बात कर लेते हैं चुनौतियां क्या क्या हैं। चुनौतियां क्या क्या हैं ई गवर्नेंस की? तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड, ठीक है, डिजिटल डिवाइड क्या है? मतलब कि शहर और गांव तथा अमीर और गरीब के बीच इंटरनेट और तकनीकी ज्ञान का अंतर, ये सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने। और गवर्नमेंट धीरे धीरे डिजिटल डिवाइड को कम करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। बुनियादी ढांचा जैसे गांवों में ब्रॉडबैंड और निर्बाध बिजली की कमी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि गाँवों में उस तरीके से इंटरनेट नहीं पहुंच पाता या उतना यूज नहीं कर पाते गांव, देश या दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग। तो इसके बुनियादी ढांचे में हमको सुधार करने की जरूरत है ताकि ब्रॉडबैंड और बिजली लगातार गांव वालों को मिले, ठीक। उसके बाद आगे बात करते हैं सुरक्षा और निजता की, सिक्योरिटी और प्राइवेसी की, ठीक है। इसमें क्या समस्याएं हैं? हैकिंग है, डाटा का चोरी होना है, साइबर सुरक्षा की समस्याएं हैं, ठीक है। फिर आगे की राह क्या हो सकती है इसके लिए? कि स्थानीय भाषाओं यानी लोकल लैंग्वेजेस में पोर्टल बनाना, डिजिटल साक्षरता अभियान चलाना, ठीक है, ताकि सबको डिजिटली साक्षर किया जा सके या एजुकेट किया जा सके, लोगों को सिखाया जा सके पोर्टल्स का इस्तेमाल। ये जितने भी आपके ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, तो ये क्या है? गवर्नमेंट की आगे की राह हो सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कार्यक्रम चलाया है जिसको क्या बोलते हैं? पीएम दिशा, PMG दिशा। और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, ये सब क्या है? तो आगे की राह है। ये सब सारी चीजों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और इस पे गवर्नमेंट हालांकि काम भी कर रही है लगातार। तो चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट यहीं तक था। अब आगे हम MCQs डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। तो पहला MCQ क्या है आपका? पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस में G2C मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? अभी हमने बात की है G2C में क्या होता है, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन ये कहाँ है आपका? तो ऑप्शन बी में है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। कंपनी, कस्टमर और कम्युनिटी नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से सीधा नागरिक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि ई गवर्नेंस में G2B का मतलब क्या है? ये भी हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। G2B का मतलब है गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है, गवर्नमेंट टू बिजनेस। बैंक नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं, ठीक है, बोर्ड भी नहीं, कौन? तो गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आप बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा G2G सरकार से सरकार ई गवर्नेंस का उदाहरण है? तो अभी हमने बात की थी ना, एक पोर्टल चलाया था खजाना, ठीक है, ये किसका उदाहरण है? ये आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का उदाहरण है G2G, ठीक। आगे बात करते हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 को, ठीक है, याद रखिएगा। डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। हाँ, ठीक है। आगे बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका? ज्ञान दूत नामक ई गवर्नेंस परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ज्ञान दूत अभी हमने बात किया था, कहाँ से? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है ये योजना, ठीक है, मध्य प्रदेश से। ज्ञान दूत कहाँ से? तो मध्य प्रदेश से। भूमि की बात करें तो भूमि नामक ई पोर्टल, ई गवर्नेंस आपका परियोजना जो भूमि के रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत से संबंधित है, ये किस राज्य की पहल है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य की पहल है, ठीक है, याद रखिएगा। भूमि कहाँ की? तो कर्नाटक राज्य की पहल है ये।
फिर है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों की शिकायत निवारण और भूमि रिकॉर्ड के लिए शुरू किया प्रोजेक्ट कौन सा है, तो हमने बात की थी, तो लोकवाणी कहाँ का प्रोजेक्ट है, तो उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट है। किसके लिए, तो भूमि रिकॉर्ड के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। उमंग ऐप का पूर्ण रूप क्या है, अभी हमने बात की थी ना कि उमंग, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है आपका राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी सन 2006 में, याद रखिएगा अच्छे से, सन 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, ई गवर्नेंस के संदर्भ में सीएससी का क्या मतलब है, सीएससी का, ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है, तो जन सेवा केंद्र, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी का फुल फॉर्म क्या है आपका, कॉमन सर्विस सेंटर, याद रखिएगा ना। फिर आगे बात करते हैं ई गवर्नेंस के संदर्भ में स्वान का पूर्ण रूप क्या है, स्वान का पूर्ण रूप अभी हम देख के आ रहे हैं, इसका पूर्ण रूप क्या है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क आपका ऑप्शन ए में ही है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। स्वान का फुल फॉर्म क्या है, तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, तो फ्रेंड्स ई गवर्नेंस परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू हुई थी, तो ये आपके केरल राज्य में शुरू हुई थी। ठीक है, कहाँ शुरू हुई थी, तो केरल में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि डिजी लॉकर किस अधिनियम के तहत डिजिटल रूप से जारी किए गए दस्तावेजों को भौतिक दस्तावेजों के समान कानूनी मान्यता प्रदान करता है, तो ये आईटी एक्ट सन 2000। ठीक है, बात करके आ रहे हैं अभी, ये सब हम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, अधिनियम 2000 सन 2000, आईटी एक्ट सन 2000। आगे बात करें, सरकार द्वारा नागरिकों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे सब्सिडी या पैसा भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ई मित्र परियोजना मुख्य रूप से किस राज्य में संचालित है, तो ई मित्र की बात हमने की थी, तो ये राजस्थान से, और ई साथी तो कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, आगे बात करें, निवेश मित्र किस राज्य का एक सिंगल विंडो क्लियरेंस प्लेटफॉर्म है, तो पोर्टल है जो उद्यमियों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए G2B बनाया गया, तो ये आपका कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का है। निवेश मित्र कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य लाल फीताशाही को बढ़ाना नहीं, खत्म करना था, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता लाना, स्मार्ट गवर्नेंस। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू किया गया ऑनलाइन मंडी ट्रेडिंग पोर्टल का क्या नाम है, कौन सा है, तो यह है आपका ई नाम। ठीक है, याद रखिएगा, मंडी ट्रेडिंग पोर्टल कौन सा है, तो ई नाम। आगे बात करें, ई गवर्नेंस के लिए भारत सरकार का क्लाउड आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां नागरिक अपने दस्तावेज सुरक्षित रख सकते हैं, तो ये कौन सा है आपका, तो डिजी लॉकर है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कितने प्रमुख स्तंभ हैं, तो अभी हम बात करके आ रहे हैं कितने, तो 9 प्रमुख स्तंभ है। ठीक है, कितने प्रमुख स्तंभ है, तो 9। ई गवर्नेंस का वह मॉडल जिसमें सरकार अपने ही कर्मचारियों को ऑनलाइन सुविधाएं जैसे पे स्लिप ट्रेनिंग देती है, क्या कहलाता है, तो ये गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय है, G2E। ठीक है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2E। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, प्रगति पोर्टल का उपयोग कौन करता है। ठीक है, प्रगति पोर्टल का उपयोग कौन करता है, ये भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, हमने बात की थी अभी पढ़ते समय, भारत के प्रधानमंत्री। प्रगति पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो ये किस ऑप्शन में है आपका, प्रो 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 केवल एक जगह है। ठीक है, यहाँ प्रोग्राम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, किसका फुल फॉर्म है, तो प्रगति का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। माई जीओवी, ठीक है, या माई गवर्नमेंट पोर्टल का उद्देश्य क्या है, टैक्स जमा करना नहीं, पुलिस शिकायत दर्ज करना नहीं, सरकार के साथ नागरिकों की भागीदारी और विचारों का आदान प्रदान इसका उद्देश्य था। ठीक है, माई गवर्नमेंट पोर्टल का। आगे बात करते हैं, डिजिटल डिवाइड से क्या तात्पर्य है, दो कंप्यूटरों के बीच की दूरी
नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच रखने वाले और पहुंच ना रखने वालों के बीच का अंतर, ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। बात की थी ना हमने डिजिटल डिवाइड की, कि जिन लोगों के पास इंटरनेट है और जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है या पहुंच उतनी आसान नहीं है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आपके डिजिटल डिवाइड के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट लगातार इसी को कम करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा टेली मेडिसिन के लिए शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल, बात की थी हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा पोर्टल है ये, तो ई संजीवनी है। ठीक है, टेली मेडिसिन के लिए शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है ये। और ठीक है, और आप इस पे डॉक्टर से वीडियो कॉल पे परामर्श भी ले सकते हैं। खजाने प्रोजेक्ट किस राज्य का ट्रेजरी ऑपरेशन था? ठीक है, तो ये कहाँ का था, तो ये आपका था कर्नाटक का। ठीक है, ई गवर्नेंस की सफलता के लिए भारत में एनआईसी का बड़ा योगदान रहा है। एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है आपका, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स, याद रखिएगा ना, इंफॉर्मेटिक्स है ना, इंफॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन नहीं है ना, इंटरनेट नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेटिक्स है। ठीक है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का पोर्टल स्वयं किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये हमारा संबंधित है शिक्षा के क्षेत्र से। ठीक है, किससे संबंधित है, तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की योजना कौन सी है, तो ये अभी हमने बात की थी ना, पीएमजी दिशा। ठीक है, कौन सा है, तो पीएमजी दिशा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का पोर्टल ई साथी मुख्य रूप से क्या सुविधा देता है, तो ई साथी पे हम आय जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और ये किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, G2C। आगे बात करें तो ई गवर्नेंस स्मार्ट में ए का क्या अर्थ है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना अलग अलग लेटर्स का मतलब, तो वहां ए से क्या था, अकाउंटेबल यानी जवाबदेह। ए से क्या मतलब है, तो अकाउंटेबल। ई कोर्ट्स परियोजना का संबंध ई गवर्नेंस के किस